वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान भंडार। आज हम पिछले सेशन में आपको हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता चला रहे थे, तो अब इस बार भी हड़प्पा सभ्यता ही चलेगा। जो जो बताएं वो हम लिखवाएंगे आपको। वो तो हम तो बेसिक चीज था तो उसको हम थोड़ा मोड़ा बता दिए। अब जो हम आपको अच्छा से बताएंगे वो आप लिखिएगा। पहले हम आपको लिखवा देते हैं जो जो हम बताएं, क्योंकि आप लोग जब हम बोले तो आप तो नोट नहीं किए होंगे। ठीक है, हम उसको सिर्फ समझाने के लिए वो सब बातें बोल रहे हैं। जो हम अभी लिखेंगे उसको मेरे साथ लिखते जाइएगा और हम उसको थोड़ा मोड़ा समझाते जाएंगे। और इसके बाद हम लोग जब सब हिस्ट्री पढ़े थे, जब शुरुआत में, जब मेरा सेशन शुरुआत में हिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था, तो हम बोले थे कि इतिहास किसे कहते हैं। धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, कोई इतिहास कहते हैं, घटना घटने वाली को इतिहास कहते हैं। तो वो धार्मिक जीवन भी पढ़ाएंगे आपको, आर्थिक जीवन भी पढ़ाएंगे और राजनैतिक जीवन भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेशन, जो सेकेंड सेशन चला है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका जो फर्स्ट सेकेंड का जो सेशन का डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो अभी जो अपलोड हो, ये वीडियो जब जब होगा स्टार्ट, जब ये अपलोड होगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपका वो दोनों का लिंक दिया हुआ होगा। वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको, आप नए बच्चे भी होंगे, नए स्टूडेंट भी होंगे तो आपको समझ में आएगा। थर्ड जो पार्ट चल रहा है हड़प्पा सभ्यता का, फर्स्ट सेकेंड बेसिक सब चल गया है आगे। अब हम आप लोग को लिखाएंगे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि कौन कौन जो जो मिला है उत्खनन के हिसाब, उत्खनन में लोथल, हड़प्पा, ये सब नदी नदी कौन कौन नदी के किनारे हैं। आप लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा का हुआ तो हड़प्पा को बोल सकते हैं कि रावी नदी की सभ्यता। अब बोल सकते हैं वैसा, क्योंकि अगर देखें तो हांगियों की चीन की सभ्यता, हांगियों कौन से चीन कौन सी नदी के किनारे है? हांगियो नदी के किनारे, तो हम लोग बोलते हैं चीन की सभ्यता। हम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही रावी, आप लोग सोचते होंगे कि रावी नदी है सर, तो फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी की सहायक नदी है वो रावी नदी, मतलब सब जाके सिंधु घाटी में ही सिंधु नदी में ही मिलती है, तब तो उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये आपका पार्ट समझा दिए हैं। आप लिखाते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता पूरा अच्छा से लिखे। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक नगरीय सभ्यता थी। पॉइंट बाई लिखते जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत की नगरीय सभ्यता थी। इससे हम लोग को पता चलता है कि नगर का उदय पहले हो चुका था 4700 ईसा पूर्व में। बताएंगे आप लोग को लोहे के परमाणु कब मिला, कौन कौन से पशु पालते थे, किसकी पूजा करते थे, ये सब सारे चीज बताएंगे। जब पढ़ाएंगे ना कि धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जब विभाजन हम किए थे तो फर्स्ट टाइम तो इतिहास किसे कहते हैं, जो विभाजन किया, तो धार्मिक जीवन में उसी को पढ़ाएंगे जिसको वो लोग पूजा करते थे। वो लोग ईश्वरवादी, एकेश्वरवादी थे या बहुईश्वरवादी, बहुईश्वरवादी थे। बहुईश्वरवादी मतलब हम लोग हिंदू लोग, हम लोग कौन बहुईश्वरवादी है या एकेश्वरवादी? हम लोग बहुईश्वरवादी हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। कितने? तो 36 करोड़ देवी देवता को। और मुस्लिम लोग एकेश्वरवादी हैं, क्योंकि वो लोग एक ही भगवान विश्वास रखते हैं, अल्लाह, और उनके अलावा कोई है नहीं, जो लोग एकेश्वरवादी हैं। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित थे। नियोजित ढंग से बने हुए थे। मतलब वो बताए ना, नियोजित ढंग, नियोजित मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे हम पटना को नियोजित ढंग से बना हुआ, मतलब कि बारीकी रूप से बना हुआ, मतलब कि एक
अच्छा से बनाया हुआ है, ये नहीं कि जैसे तैसे। और सही सब अभी को बोला जाता है कि जो अभी भारत में जितना भी जो नगर है, जितना भी सिटी है, जितना भी शहर है, बोल सकते हैं, जैसे भी बना हुआ है उससे लाख गुना अच्छा हड़प्पा सभ्यता में वो बना हुआ था। एक एक पॉइंट वहाँ नाली के प्रमाण मिले हैं, तो वहाँ वहाँ घर अच्छे से बनाए जाते, वहाँ कुओं के प्रमाण मिले हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जिस तरह की वस्तुएं वहां प्राप्त हुई, उससे उत्खनन से जब उत्खनन जब हुआ तो उससे का अनुमान लगाया गया कि ये नगरीय सभ्यता ही थी। ठीक है, आप लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। आपको पता है कांसा किससे बनता है? तांबा और टीना से। किससे? तांबा और टीना। आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि लोहा तो मिला ही नहीं है तो टीना, तो वहां टीना बाहर से लाए मंगवाया जाता था। जब हम पढ़ाएंगे आगे तो हम बताएंगे कि तांबा कहाँ से आता था। वैसे हम आपको बताया था तांबा राजस्थान से आता था। ठीक है, और आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ से क्या सामान के कौन कौन चीज से मंगवाते थे सामान उमान, जिससे कि वो जैसे कि आपको बताया था कि घोड़ा का अवशेष, घोड़ा वो पालतू नहीं था लेकिन वो घोड़ा वहां मिला है, क्योंकि कोई घोड़ा लेके आया और वहां मर गया तो उसको ढो के थोड़ी ले जाएगा। इसके मतलब आपको पता चलना चाहिए कि नाव चलता होगा तब वहां से निवेश और आयात और निर्यात होता होगा। हड़प्पा सभ्यता से आयात और निर्यात करते होंगे। ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे। मुहर मिले हैं, ये सब भी आपको हम बताएंगे। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब सारे कांसे के समान नहीं मिले। आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था? कांसे का दर्पण, कांसे की इक्का गाड़ी। ये मतलब नहीं है कि सारी चीज कांस के। इसमें अगर पूछेगा भारी वस्तु मतलब सबसे अधिक वस्तु वहां का हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली, तो क्या बोलेगा? कांसा, क्योंकि आप जान के कांस्ययुगीन सभ्यता तो ऑब्वियसली कांसा ही होगा। लेकिन गलत है, इसमें कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब ये नहीं हुआ कि कांसा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ। कांसा तक वो पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप जाइएगा कहीं घूमने तो आप दिल्ली तक गए तो आप बोलिएगा ना कि हम दिल्ली तक ही गए हैं, आगे नहीं गए मुंबई। तो क्या आपको क्या बोला जाएगा? आप दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, मुंबई अभी नहीं गए। तो वैसे ही कांसा तक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पत्थर का ही सामान मिला है, औजार मिला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी भी बताए थे आपको। बताएं तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। बताए थे आपको कि मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद हो गया आपका महाराष्ट्र में। फिर आपका सुतकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक है, सब हम आपको बताए थे, यहाँ लिखवा देते हैं आपको कि नोट कर लीजिएगा। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, पश्चिम में बोलते जाइएगा आप लोग। पश्चिम में सुतकांगेडोर। आपको ये सब जितना स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, हम आपको मैप के द्वारा ही समझा दिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैप खोल लीजिएगा और देखिएगा कि इसमें इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, ये सब याद करके रखिएगा कि कौन देश कहाँ कहाँ। अगर इंडियन मैप अगर पढ़े होंगे तो आप बता देंगे कि आंख बंद के भी कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये मांडा और जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि ऊपर में जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर है, और नीचे में दक्षिण है। दक्षिण में कौन सा है? साउथ है।
साथ में कौन सा आ गया, तमिलनाडु, ये सब तमिलनाडु आ गया, तेलंगाना आ गया, ये सब साउथ में, आंध्र प्रदेश है, ये सब साउथ में है। ठीक है, फिर बोलेगा कि पश्चिम में कौन सा हम लोग का, आपसे पूछेगा कि आपको भारत है कि बताओ, तो भारत में ऊपर में क्या है, मतलब उत्तर में क्या है, उत्तर में हम लोग बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में श्रीलंका हम लोग का भाग है, लेकिन श्रीलंका एक अपना देश है। ठीक है, नीचे बोलेगा तो बोल देगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वैसे नीचे आते हैं। अगर बोलेगा कि सुद कांगेडोर जिधर पश्चिम है उधर कौन सा है, तो उधर गुजरात है। ठीक है, ये सब आप इंडिया का चौहद्दी रूप से मान सकते हैं। ठीक है, फिर उत्तर में आपका हो गया मांडा, और सुद कांगेडोर बालूचिस्तान में है। बालूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ कोस कर लिख देते हैं पोक, पोक मीन्स पाकिस्तान। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। फिर आपका हो गया एक दक्षिण, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। हम एक बताए थे आपको कि सब कौन कौन सी नदी के किनारे हैं, तो दैमाबाद में हम बोले थे गोदावरी नदी, लेकिन ये होगा एग्जैक्टली, इसका आंसर होगा प्रवरा, प्रवरा नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा, प्रवरा नदी की सहायक गोदावरी नदी है, तो इसका एग्जैक्टली नदी का नाम होगा प्रवरा या गोदावरी। अगर दोनों में से कोई भी रहे ऑप्शन में तो जरूर मार दीजिएगा। ये नहीं कि प्रवरा नहीं है तो गोदावरी है, तो बोलिए प्रवरा नहीं था और हम गोदावरी नहीं मारे, और मिला ही नहीं, इनमें से कोई नहीं मार दिए। चौथा में अगर रहा तो अब बोलिए इनमें से कोई नहीं है, आप बताएंगे, बोले आप बता दिए, आपको इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर प्रवरा नहीं रहे, गोदावरी रहे तो गोदावरी को मारेगा, गोदावरी नहीं रहे, प्रवरा रहे तो प्रवरा को ही टिक मारेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगिएगा। ठीक है, आपका ये हो गया हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। अब हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, यह हम आपको बताए थे। हड़प्पा सभ्यता लगभग 12,99,600। अब ये नहीं करना चाहिए सर ये नहीं मिला, तो इसको 13 लाख भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि 13 लाख पूरे में कितना तेरी है, ही है। ठीक है, 400, 13 लाख हो जाएगा। तो ये आप लोग गड़बड़ाएगा नहीं, ये डेट कभी नहीं देता है, रेयर में कभी पूछ देता है कि बच्चा कंफ्यूजन हो जाए। टीचर जरूर बताता है लेकिन इसको लिखाता नहीं है, बताता क्या, बताएगा जरूर कि इसका क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का 12,99,600 था। ठीक है, तो ये आपको बताएगा लेकिन दिखाएगा कौन सा, तो 13 लाख। क्यों, क्योंकि ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन अभी कभी पूछ दे, लिखवा दिए हैं, कभी पूछ दे तो ये नहीं कि छोड़ के आइएगा बोलेगा 13 लाख नहीं है। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। जिसका आकार त्रिभुजा हम आपको ये भी बताए थे त्रिभुजाकार कैसे है। अगर इंडिया आप लोग बनाइएगा, इंडिया में देखिए, इंडिया में कैसे देखिए, यहाँ पर आपका था जम्मू कश्मीर, यहाँ पर था आपका आलमगीरपुर, यहाँ पर था दैमाबाद, और यहाँ पर था सुद कांगेडोर। बन गया आपका त्रिभुज, हुआ ना ये त्रिभुजाकार। जिस क्षेत्र तक फैला हुआ था उसे हम लोग त्रिभुजाकार, अगर लाइन खींच के कीजिएगा तो कैसू कीजिएगा तो ये त्रिभुजाकार ही बनेगा। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। बताए थे प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वहां लिपि भी नहीं मिली तो पढ़ा नहीं गया। और जहां लिपि मिली जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका तो उसको अर्धऐतिहासिक में डाला गया, मतलब कि आधा साक्ष्य मिला है उसका, पूरी साक्ष्य नहीं मिला है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल लिख सकते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्राप्त तो हुई है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे जब हड़प्पा सभ्यता आयात और निर्यात करते थे तो हड़प्पा सभ्यता जब मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयात निर्यात करते थे या चीन की सभ्यता से निर्यात नहीं करते थे, हम बताएंगे क्यों। ये जब करते थे मेसोपोटामिक सभ्यता से, क्रीट की सभ्यता से, नील की सभ्यता से, ये सब के साथ निर्यात करते थे तो उनके बीच कैसे पता चलता था ट्रांसलेशन की उनका भाषा क्या है। तो उन लोग ने एक ट्रांसलेटर रखा था, उससे ये भाषा मेसोपोटामिक सभ्यता की भाषा को उसके भाषा में और उसके भाषा को मेसोपोटामिक भाषा में बोलते थे जिससे कि आयात नहीं होता है। अगर हम मेरा जैसे हम रहे अभी बिहार में, मान के चलिए बिहार में हम हैं तो बिहार भाषा क्या है? हिंदी और मगही भोजपुरी ये भाषा है। अब हम चले जाएंगे बंगाल में और वहां हमको भाषा ही नहीं आएगा, वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है और हम क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको क्या रखना पड़ेगा? आप लोग आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, जो बोला उसको रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसलेटर करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये बोला है तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्या उसको वो लोग भी ट्रांसलेटर करेगा? तो इसलिए ना उन लोग ट्रांसलेटर भी रखते हैं। आजकल जो भी से पीएम मोदी जब विदेश दौरा पे जब जाते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर जरूर रहता है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी को जितने वर्ल्ड में सब अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो सब भाषा तो पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे सीएम हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी हो, उनको तो पूरा पूरा वर्ल्ड का या पूरा स्टेट का भाषा तो नहीं पता होगा। तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर हमेशा रहता है कि मोबाइल पे ट्रांसलेट करते रहेंगे, वैसे ट्रांसलेट करते रह जाएंगे तो भारत का काम इकोनॉमी और डेवलप पे कैसे काम होगा। इससे ट्रांसलेटर रखते हैं कि वो क्या बोल रहा है वो हमको बताएं और उसके बाद उस पर गौर करते हैं, तब वो हिंदी में बोलते हैं और ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश में बोलता है जो जहाँ का भाषा है। ठीक है, ये ट्रांसलेटर बहुत काम का चीज है। वो तो आप तो डिजिटल जमाना हो गया है तो मोबाइल में आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, पहले के लोग तो सामने सामने से ही बोलते थे। पढ़ा नहीं जा सका है जिसे इसे अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। चलिए इतना लिख लिया आपको, ना लिखिए आप सब नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। इसका जो पहले वाला वीडियो का जो सेशन था अगर आप लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था, नियोजित ढंग से क्यों बनाया गया, आकाशयुगीन सभ्यता क्यों थी, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी कैसे कैसे थी। तो हम लिख दिया पूरा बयान आलम की पश्चिम में हम आपको दर्शाए थे कि नहीं इसके पहले वाला लेटेस्ट वीडियो में ऐसे करके ये आपको मैप बनवा के समझाए थे कि लोथल ये सब जितना उत्खनन हुआ हड़प्पा सभ्यता से हम आपको दर्शाए थे कि यहाँ यहाँ स्थित है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेशन में आपका इसका लिंक चले जाएगा। और ये भी बताए थे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, तीनों का डिफिनेशन दे के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए थे। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, सारे नोट करते याद करते जाइएगा।
फिर हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ये हम आपको नहीं बताए थे, हम ये बताए थे आपको कि उत्खनन कौन किया था। 1921 में ये दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। निर्देशक भी ने बताया था आपको कि इसमें उसको निर्देश मतलब क्या, उसको बोला किसने कि आप उत्खनन करो। जैसे कि आपको कोई भी काम करना रहता है तो आप पूछते हैं पहले, उसके बाद काम करते हैं, कि अपने से काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो मनाया कम जो दिखा वो करने लगे। पहले पूछते हैं कि ये करना है हमको काम, तो सही निर्देशक होता था, उसको निर्देश देता था, उससे भी ऊपर का पोस्ट होता था। वो निर्देश दिया किसको, दयाराम साहनी को, और दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। तब पता हम लोग को चला कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों है, हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता क्यों थी, ये आप लोग को पता चला कि पहले के लोग क्या कौन कौन जानवर से वो परिचित थे, कौन कौन से जानवर की पूजा करते थे, कौन से पशु की पूजा करते थे, वन्य वृक्ष की पूजा करते थे या पेड़ों की पूजा करते थे, कौन से पेड़ों की पूजा करते थे, ये सब बताया गया। वैसे तो पहले के लोग जौ, और बोला जाता है कि जौ और पीपल के वृक्ष से वृक्ष को ही पूजा करते थे। और आपको पता है कि हम इसके बाद में हम आपको पहले समझा देते हैं, हम लोग जो दाह संस्कार करते हैं उन लोग भी दाह संस्कार की विधि कितनी अच्छी से करते थे वो बताते हैं। हम लोग जैसे कोई मारता है तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि दाह संस्कार सिर्फ होता है, मतलब सिर्फ दाह संस्कार मतलब होता है कि जलाया गया उसे ही दाह संस्कार कहते हैं। जो हम लोग का जो ये जो तत्व जो हम लोग का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलता है और 5 तत्वों में ही मिल जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोग मारते हैं तो पहले क्या, आग को चाहिए एक तत्व, फिर हो गया आपका भूमि, फिर आपका हो गया जल, फिर आपका हो गया आकाश। कितना हुआ, भूमि, आग, भूमि, जल, आकाश और वायु। हम लोग जब मरते हैं, जब दाह संस्कार किया जाता है तो हम लोग जो तत्व से मेरा शरीर का निर्माण हुआ वही तत्व में, जब हम आप लोग जब शरीर को या सब को जलाया जाता है तो पहले क्या, कहाँ जलते हैं, आग में। आग में क्यों, आग को आग में ही क्यों जलाया जाता है वो आपको पता है। जब हम लोग अग्नि कुंड में जब हम लोग हवन करते हैं तो पंडित जी लोग क्या बोलते हैं कि जितना जो भगवान को जो खाना चढ़ाना है वो अग्नि कुंड में ही चढ़ाए। क्यों, आप जाए तो खाना भगवान जी के पास भी प्रसादी चढ़ा सकते हैं, तो अग्नि कुंड को भगवान जी के पास पहुंचाने का एक रास्ता, एक मार्ग दिया गया कि अग्नि कुंड में डालें और अग्नि कुंड से ही डायरेक्ट भगवान जी के पास, जो भगवान का आप पूजा करते हैं उनके पास वो जाएगा। तो ये हो गया आग में। फिर जब आग में जलते हैं, ये सब जितना इनका हक होता है, जैसे शरीर में जब 5 तत्व से मिलकर बना है, जितना उस शरीर पर हक होता है उनका उतना ही वो लेते हैं। जैसे कि देखिए जला तो पहले जल के जितना गया सब हुआ, फिर राख बने तो थोड़ा सा भूमि में रह गया, फिर भूमि में रहा तो फिर और बच गया तो उसको क्या किए, जल में किए। जल में उसको मतलब जैसे गंगा जी में उसको विसर्जन किए। फिर वह जब जब जला तो वो धुआं बन के कहाँ गया, आकाश में। फिर वायु में मिल गया, तो सब अपना अपना तत्व तो ले लिए। हम लोग का शरीर तो 5 तत्व से मिलकर बना है। और आपको पता है कि अभी भी हम लोग 3 तरह के से हम लोग सबको जलाते हैं, दफनाते हैं और अंतस्त करते हैं। तो ये हमको बताते हैं आपको कि कौन कौन 3 तरह के हैं। पहला हो गया आपका दाह संस्कार। ये सब लिखाएंगे आपको बाद में, पहले समझा देते आपको। फिर बोलते हैं अंशतः समाधान। फिर आपको हो गया पूर्णता समाधान। ये सब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक जीवन में। किसमें पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन मैं बताया था, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक के समय भागों में बांटे गए। धार्मिक जीवन में हम आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। दाह संस्कार, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मरता है तो उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, सबको जलाते हैं, इसको कहते हैं दाह संस्कार, ठीक है। और अंशतः समाधान, अंशतः मतलब कि एक अंशतः पूर्णता मतलब पूरी तरह से
शरीर को दफनाना, अवस्था मतलब पूरी तरह से नहीं दफनाना। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सर शरीर नीचे और पैर ऊपर रहता होगा मट्टी के ऊपर, नहीं। अंतः सावधान का मतलब होता है कि जो शरीर को जब कोई मरता है तो शरीर को पहले चील कौओं को जंगल में जाकर छोड़ देता है। जिसको जितना मांस खाना होता है, पहले लोग मानते थे तक लोग, जिसको जितना मांस खाना होता है वो खा लेता है, उसके बाद उस सब को आके दफनाया जाता है। इसी को कहते हैं अंतः समाधान। और एक पूर्णता समाधान, दफनाने की विधि को पूर्णता समाधान कहते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग में दाह संस्कार है कि नहीं हिंदू लोग में? आप बोलेंगे हाँ सर। हम बोलेंगे आपसे अंतः समाधान है कि नहीं? ये भी है। पूर्णता समाधान है कि नहीं? दफनाने का विधि बोलेंगे नहीं। क्यों? बच्चा जब बच्चा का जब मृत्यु होता है तो उसको जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। ये बोलेंगे पूर्णता समाधान हो गया, अंदर लगाता गया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे पूर्णता समाधान तो मुस्लिम में आता है लेकिन हिंदू में भी आता है। बच्चे को जलाया नहीं जाता है, जब शिशु होता है 1 साल 2 साल का जो बच्चा होता है उसको जलाया नहीं जाता है, उसे दफनाया जाता है। अवस्था समाधान, कोई कोई ऐसे भी गांव है जो जो आदमी को जब सर्प या सांप काट लेता है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अगर उससे इलाज ना हो पाए तो वो लोग करते क्या है कि वो कोई भी जो नदी में तैरने वाला हो, जैसे कि केला का पेड़ वो नदी में तैरता है, उस पे बांध देते हैं उसको और उसको छोड़ देते हैं नदी में। तो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अगर इसको जिंदा होने रहेगा तो ये जिंदा हो जाएगा, यानी तो कोई साधु बाबा मिलेंगे और उसको जिंदा करके और जिंदा कर देंगे और वहीं घूमने लगेगा। अभी भी ऐसा होता है, कोई कोई गांव में ऐसा होता है, लेकिन ये तीनों काम अभी भी होते आ रहा है। इसके मतलब आपको समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता से ये तीनों काम चलता हुआ आज के 2022 में ये तीनों चल रहा है। ठीक है, ये आपको बता दिया, जो लिखा रहे थे वो लिखाते आपको। अब हम आपको लिखवा रहे थे कि ऐतिहासिक कांगें बांटते हैं। हम आपको बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? सर्वप्रथम दिया था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैनसन ने। कैसे दिया? जब रेलवे बनाया जा रहा था, तो रेलवे ब्रिटिश लोग क्यों बना रहे थे? कहीं से ले जाने में सहायता प्रदान हो। जो कि गाड़ी से हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम लोग को कितना ज्यादा तो सीट नहीं रहता, उसमें बहुत ज्यादा सीट रहता था, एक बार में पहुंचा देता था, तो उसे सामान लोड करने में आवश्यक होता था। अब उत्खनन होने लगा, जब उत्खनन होने लगा तो मिला उसको, तो फिर ये निर्देशक को बताया, तब इसका उत्खनन हुआ। तो हम लिखवा देते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स मैनसन ने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। देखिए हड़प्पा से हम ये बताए थे ना कि कौन कौन नदी घाटी की सभ्यता हम लोग बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता तो हम लोग पढ़े, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब भी हम आपको 2-3 पॉइंट में लिखवा देते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसको तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन 3-4 पॉइंट इसका है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, हड़प्पा के जैसे समकालीन सभ्यता मतलब उसी के अंतर, मतलब समान बोलिए या थोड़ा मोड़ा का अंतर बोलिए, मतलब उसी के देखा इसकी या समांतर रूप से उसी सभ्यता मिली है हम लोग को। मेसोपोटामिक सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये सब मिली है। तो इससे लिखा है आपको, देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यता।
विश्व की सभ्यता हम लोग लिखेंगे पहला नंबर क्रीट की सभ्यता। ये कहाँ है? यूनान में। दूसरा हो गया आपका नील नदी के किनारे। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसका वर्ग किलोमीटर 2525 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ है? मिस्र की सभ्यता कहाँ है? अफ्रीका में। हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको बताया था, मेसोपोटामिया की मुहर मिली थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की मुहर भी बताएं कि सेल खड़ी से बनती है। और आजकल के जो मुहर होते हैं वो क्या चीज से बने हुए थे? पत्थर से, लकड़ी से, सेल खड़ी से या रबर से। तो आप लोग बोलिएगा सेल खड़ी से। आप लोग मुहर देखे होंगे तो आप देखे होंगे हर एक चीज में आपको मुहर, प्रिंसिपल ऑफिस में मुहर मिलेगा, कहीं भी जाइएगा, कोई भी दुकान में जाइएगा तो आपको मुहर मिलेगा। वो जो मुहर जो रहता है वो रबड़ का नीचे परत रहता है। ऊपर लकड़ी उपड़ी जो लगाना है आपको वो लगाइए, कि नीचे रबड़ का रहता है। तीसरा नंबर हो गया दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहाँ है? ये इराक और ईरान में है। इराक का लास्ट हो जाएगा हांगवो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो व्यापार करते थे, एक क्रीट की सभ्यता से भी करते थे, नील की सभ्यता से करते थे, दजला फरात के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे, लेकिन चीन की सभ्यता से नहीं करते थे। आज के लोग चीन की सभ्यता से करते हैं। बोल सकते हैं कि चाइनीज समाज, मेड इन चाइना। लेकिन अभी भारत ने रोक लगा दिया है मेड इन चाइना पे। कितने ऐप बंद हो चुके हैं, 54 ऐप हाल ही फिलहाल में बैन हो चुके हैं। जो ज्यादा लोग खेलते थे पबजी, ये सब भी बंद हो गए, लेकिन फिर से बैटल ग्राउंड ऑफ पबजी स्टार्ट कर दिया गया है इंडिया में। क्यों? इंडिया के नाम पे। तो इंडिया के नाम पे तो कोई भी चाइना सामान जब इंडिया में आता है उसका टैग रहता है मेड इन इंडिया। रहता है जरूर चाइना का, लेकिन इंडिया का नाम रहता है। क्योंकि जिस देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिस देश में बिजनेस किया जा रहा है, उसी देश का नाम ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कंपनी का खराब ना हो, उसका सामान बिकने से मतलब है। ब्रांड किसी मेड इन चाइना हो या मेड इन इंडिया। अभी हाल ही फिलहाल में 54 ऐप बैन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा रेयर में है फ्री फायर। आज पहले के लोग बहुत फ्री फायर खेलते थे, वो अभी भी खेलते हैं, अभी उसका पूरा अच्छा तरह से बैन नहीं हुआ है। फ्री फायर से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है, क्योंकि चीन से बहुत वो प्रॉफिट कमा रहा था, उसको बहुत बड़ा झटका लग गया है, जो कि फ्री फायर बैन हो गया है। ठीक है, ये आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब आंग्लो किनारे सभ्यता, मतलब कि हम बोल रहे थे आप लोग को, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे आयात निर्यात करते थे, क्रीट की सभ्यता से, नील की सभ्यता से, दजला फरात मेसोपोटामिया की सभ्यता से, लेकिन हवागोई नदी के किनारे चीन की सभ्यता से वो व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे चीन की सभ्यता। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार नहीं करते थे।
हम आपको लिखवाते हैं, स्टार दे के लिखिएगा, स्टार लिख के फिर डैश। सिंधु घाटी में, घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि उस सबसे पहले रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता ही, लेकिन उसको बदल के हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया क्योंकि पहला खोज कहाँ हुआ था? हड़प्पा में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको रखा गया। ये हो गया आपका, सीखे सिंधु घाटी की सभ्यता में पहला उत्खनन हड़प्पा में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सभ्यता पड़ा। देखिए, ये सिर्फ उत्खनन करवाया कौन? रखालदास, ये दयाराम साहनी 1921 में। उसी के एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उत्खनन हुआ, कौन? रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, फिर आपका हो गया स्टार देके डैश देके लिखिएगा, सब अच्छा पॉइंट है। आज हम लोग, ये आप लोग के बच्चे आज क्यों क्या चीज में गड़बड़ा जाते हैं? जॉन मार्शल में और दयाराम साहनी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें निर्देशक कौन है या उत्खनन करता कौन है। आज से कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्खनन अगर आ गया, मतलब पुरातत्व का सर्वेक्षण आ गया या उत्खनन आ गया, तो उसमें आएगा आपका दयाराम साहनी। अगर निर्देशक आ गया तो आपका एकदम बेहिचक मारिएगा जॉन मार्शल, कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं। लिखेगा भारतीय, लिखवा देते हैं, पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व विभाग के भारतीय पुरातत्व के विभाग के निर्देशक, देखिए पुरातत्व किसे कहते हैं आप लोग, ये तो हम बता दें, निर्देशक जॉन मार्शल थे। पुरातत्व किसे कहते हैं? सर्वेक्षण के अनुसार, खुदाई के अनुसार जो भी वस्तुएं मिलती है उसे उजागर करते हैं, उसे ही पुरातत्व कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। पुरातत्व मतलब खुदाई करके वस्तुओं को निकालना। ठीक है, निर्देशक जॉन मार्शल के समय में 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन हुआ।
फिर एक पॉइंट और है, इसके तुरंत एक साल बाद देखिएगा 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। इसके बाद हम सारे बता देते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, लोथल कौन सी नदी के किनारे को पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को ये बता दें कि 11th का मैथ स्टार्ट हो चुका है। अब पहला सर स्टार्ट कर दिए हैं इंट्रोडक्शन के साथ, पहला लेसन सेट्स। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा 11th का, क्योंकि बेसिक 11 से ही 12 का क्रैश कोर्स 12 का कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई होगा, स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। हिस्ट्री कॉमर्स आपका रुका हुआ है, कॉमर्स भी स्टार्ट होगा आज से। देखिए स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कॉमर्स वाला जो टीचर, कॉमर्स के जो टीचर थे वो पार्टनरशिप पढ़ाए थे, अगला सेशन लाएंगे। और वो जो अगला सेशन वो लेके आएंगे कंपनी, क्योंकि पहले पार्टनरशिप समझाए होंगे कि आपको भी पार्टनरशिप है, पर दो पार्टनरों के मेल से ही पूरा उस बिजनेस टिका हुआ रहता है। पैर डगडगाना नहीं चाहिए उस बिजनेस में, दोनों पार्टनर का दिमाग देखा जाता है। ऐसा कुछ बताए होंगे आपको पार्टनरशिप में। 11 का क्लास इसमें चल गया है, 11 का स्टार्ट हो गया है आपको फर्स्ट लेसन सेट्स के साथ। अब इसको अभी सेट्स अभी खत्म नहीं हुआ है उनका, वो अभी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा 2-3 दिन में। सर अभी कुछ काम से गए हुए हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। इसका पहले वाला सेशन आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल देंगे इसका पहले वाला सेशन, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। शुरू से समझिएगा तो आपको हिस्ट्री में पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोग सोचते होंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट ईसवी और ईसा पूर्व पर आधारित है, तो आप लोग पढ़ते नहीं है। आप मन ही ना बनाते हैं। जिस चीज को आप थोड़ा सा मन बना लीजिएगा कि हम इसको पढ़ना है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और साइंस और मैथ ये सब कुछ नहीं है। आप लोग एक मन में डर बैठाए हुए हैं कि हिस्ट्री में ईसवी है और हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा स्थल और एक तरफ लिखिएगा नदी के किनारे। चलिए पहला स्थल मांडा। मांडा कहाँ है? उत्तर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा साइड, कौन सी दिशा में? तो हम आप लोग को बताए थे उत्तर में, यानी कि उत्तर ऊपर, उत्तर में। और हम ये भी बताए थे कि मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर आप लोग आ जाएंगे हड़प्पा। हम बताते जाएंगे आपको। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी। और हड़प्पा कहाँ है ये भी बताए थे, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा नंबर आप लोग लिखेंगे रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। चौथा नंबर पॉइंट लिखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे।
दोनों रहेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या चीज का साक्ष्य मिला था? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला? तो एक मिला कालीबंगा और एक मिला लोथल। ठीक है, ये हम आपको बताए थे। यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। इससे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ खेत जोते हुए जाते थे। तो यहाँ अब तो आम बात है कि खेत जोतना, पहले लोग जब जानते थे कि खेत जौ इस सब का उपजाना जानते थे, तो आज लोग तो आम बात करते हैं। लेकिन देखिए आगे भी ये भी बताएंगे कि यहाँ लोहा का प्रमाण या क्या चीज का प्रमाण मिला है, कौन कौन से पशु का पालन करते थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो कि राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। 5वां नंबर पॉइंट देखेंगे, आपका आ गया लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल मतलब लोथल में लोथ है इसलिए भोग रहा है। बोलेगा लोथल जब दिखेगा, जब कोई पूछेगा लोथल कौन सी नदी के किनारे, बोलेगा लोथल, ये तो लोथ है। तो लोथ है तो क्या कर रहा है? भोग रहा है। तो क्या मारिएगा? भोगवा नदी। ठीक है, हम आपको ये भी ट्रिक बताएंगे कि सिंधु नदी किसके किसके किनारे, कौन कौन से उत्खनन में जो मिले हैं देश, लोथल, ये सब जो भी मिले हैं, कौन कौन नदी के किनारे हैं, ट्रिक बताएंगे एक छोटा सा। ठीक है, 6ठा नंबर आपका हो गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सी दिशा? पूरब। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मेकअप पॉइंट बाय पॉइंट याद करते चलना है आपको। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन है हम ये बताएंगे आपको ट्रिक के मदद से। 8वां नंबर आपका हो गया मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? नरकासे की नर्तकी, पशुपति शिव, स्नानागार, सूती वस्त्र के प्रमाण, नर कंकाल। नर कंकाल को, ढेर सारे नर कंकाल को देख के ही बोला गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग पढ़ेंगे चान्हुद्रो। चान्हुद्रो तो लड़कों लोग को तो बहुत अच्छा से याद होगा, क्योंकि यहीं से मेकअप के अधिकतर सामान चान्हुद्रो से ही मिले हैं। ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। लड़की के मेकअप के सामान यहीं से मिले हैं। इससे पता चलता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग भी, के लड़कियां या औरतें मेकअप करते थे। धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? मनसर और मनहर नदी। एक भी रहेगा तो भी मारिएगा, दोनों रहेगा तो दोनों मारिएगा, इनमें से सभी ऑप्शन रहा तो। फिर आपका हो गया सुत कांगेडोर। कौन सी नदी के किनारे? तो दासक नदी के किनारे। बस इतना ही। और आप लोग 11, 12, 13, 14 लिखकर छोड़ दीजिए। जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी नदी के किनारे है, तब आप लोग लिखिएगा ये। ठीक है, आज भर के लिए ये सेशन आप लोग को इतना ही रखते हैं। ये सब सारे लिख लीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से आप लोग वीडियो देखिएगा और इसके फर्स्ट सेकंड वाला डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो चल जाएगा। ठीक है, ये सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कि जिससे कि ये वीडियो हर एक बच्चा पास पहुंचे, जिससे कि ये सारे हड़प्पा सभ्यता हो गया और मैथ हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकें।
ये सब पढ़ेंगे तो कॉम्पिटेटिव लेवल हो गया, ये सब सारे में काम देंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।